क्या है कि कार्बोकेटायन बनने के बाद अल्कीन बनेगा, तो कार्बोकेटायन का अगर रीअरेंजमेंट हो गया तब तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, बट अगर रीअरेंजमेंट नहीं हुआ तो जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप है वो अल्फा कार्बन और उसके बगल वाला पार्ट बीटा कार्बन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा और यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। हाँ सर। और हम लोग E2 एलिमिनेशन में तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन ही होता है, तो बनेगा प्रोडक्ट सेम, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट अगर ये चीज सोचो SN1 SN2, तो SN1 SN2 में भी तो सेम प्रोडक्ट बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कोई डाउट? बोलो भाई जल्दी, और कोई डाउट? अगर डाउट नहीं है तो लास्ट क्लास में हम लोग SN1 SN2 E1 E2 डिस्कस कर चुके थे। E1 सी भी रिएक्शन हम लोग के अल्कोहल वाले पार्ट का रिएक्शन है, बट उससे पहले हम लोग अल्कोहल से रिलेटेड जो भी रिएक्शंस है उन सारे के सारे रिएक्शंस वाले पार्ट का पहले डिस्कशन कर लेंगे और उसके बाद फिर आगे वाले रिएक्शंस को डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो पहले हम लोग अल्काइल हैलाइड वाले पार्ट के जितने भी रिएक्शन दे रखे हैं, केवल अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड की बात नहीं कर रहे हैं, अराइल हैलाइड एरोमेटिक कंपाउंड का पार्ट है, तो उन सब चीजों का डिस्कशन हम लोग अलग से करेंगे जब एरोमेटिक कंपाउंड वाला पार्ट पढ़ेंगे। अपने कॉपी में डाल देना हेडिंग, एक नए पेज में डाल देना हेडिंग, पेज मत बचाना। रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, SN1 SN2 E1 E2, इन 4 रिएक्शंस के बेसिस पे अल्काइल हैलाइड वाले पार्ट के जितने भी रिएक्शंस दे रखे हैं एनसीईआरटी में उन सारी चीजों का हम लोग डिस्कशन करेंगे पहले, और उसके बाद फिर अल्कोहल में SN1 SN2 E1 E2 के बेसिस पे जो भी रिएक्शन दे रखे हैं उन सब रिएक्शंस का डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद SNI रिएक्शन, E1CB रिएक्शन और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक जैसे है E2 एलिमिनेशन का ही पार्ट लेकिन थोड़ा वेरिएशन के साथ है, उस एक टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। ऐसा नहीं बोल रहे हम कि सारे के सारे पार्ट जो अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस में दे रखे हैं उन सब का डिस्कशन करने वाले हम लोग केवल E1 E2 SN1 SN2 मैकेनिज्म फॉलो करने वाले रिएक्शंस का डिस्कशन कर रहे हैं। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, बहुत सारे रिएक्शंस अल्काइल हैलाइड में ऐसे दे रखे हैं जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन का रिएक्शन दे रखा है, उन सब चीजों का हम लोग डिस्कशन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर वाइज काम नहीं कर सकते। जैसे तुम लोग एक चीज देख के मालूम पड़ रहा होगा, जब हम होमवर्क भी दे रहे हैं तो रैंडम जगह के टॉपिक से दे रहे हैं, ये मेरे मन पे है, हमको जो सीक्वेंस में पढ़ाना है उस सीक्वेंस में पढ़ा सकते हैं। जैसे अगर हम पासवर्ड बैच में पढ़ाते हैं तो पासवर्ड बैच में हम पहले फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ाते हैं, फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फिर SN1 SN2 पढ़ाते हैं। बट 12th वालों में क्योंकि बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से भी कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, तो इसलिए हम पहले अल्काइल हैलाइड SN1 SN2 इन सब चीजों से शुरू करते हैं। बट पासवर्ड बैच में मेरा कोई सीक्वेंस ऐसा नहीं रहेगा और बाकी सीक्वेंस मेरे मन पे है। अगर मेरा मन करेगा कि हम इस सीक्वेंस में जाना चाहते हैं तो इस सीक्वेंस में चले जाएंगे, अगर इस सीक्वेंस में जाना है तो इस सीक्वेंस में जा सकते हैं। इस तरीके का वेरिएशन आराम से पुटअप किया जा सकता है, जो हम लोग को ध्यान रखना होता है। खैर, जब हम लोग रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड की बात करेंगे तो रिएक्शन वाले पार्ट में जैसे एक तो हम लोग सबसे पहले, चलो ठीक है, सबसे पहले हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड मेंशन कर लेते हैं। अगर हम लोग हैलोजन एक्सचेंज मेथड की बात करते हैं तो एक तो इसका नाम थोड़ा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। आगे जाके मालूम पड़ेगा कि जब हम लोग हैलोजन का एडिशन कराते हैं अल्केन के ऊपर, ये तुम लोग को याद होगा मोनो हैलोजनेशन में बताया था कि क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन करा सकते हैं, लेकिन जब हम लोग अल्केन के ऊपर हैलोजन का एडिशन कराते हैं तो क्लोरीनेशन और आयोडीनेशन नहीं करा सकते। क्लोरीनेशन और आयोडीनेशन के हिसाब से जो प्रोडक्ट बनता है बहुत अच्छा नहीं बन के आता है। 10th क्लास में भी ये चीज दे रखा होता है कहीं कहीं पे। जो फ्लोरीन वाले पार्ट का रिएक्शन, अरे यार एक छोटा सा गली में लोग जाम लगा देते हैं, पता नहीं क्या तकलीफ है, बीच रोड पे रास्ता ब्लॉक कर देता है। हाँ, तो 10th क्लास में ये चीज दे रखा था कि अगर हम लोग फ्लोरिनेशन कराते हैं तो हम लोगों को डार्क रूम में रिएक्शन कराना होता है, जब डार्क कंडीशंस में रिएक्शन कराने होते हैं, क्योंकि रिएक्शंस काफी एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, काफी एक्सोथर्मिक नेचर का, तो इसीलिए हम लोग नॉर्मली फ्लोरिनेशन नहीं करा पाते। और आयोडीनेशन इतना अनरिएक्टिव होता है कि फिजिबल ही नहीं हो पाता। और भी उसमें एक रीजन है जो हम लोग को आगे जाके पता चलेगा, लेकिन हम लोग बेसिकली नॉर्मली ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम लोग को अल्काइल फ्लोराइड मतलब फ्लोरीन वाला पार्ट और अल्काइल आयोडाइड बनाना है तो इन दोनों कंपाउंड का फॉर्मेशन करा पाना कार्बन चेन पे फिजिबल नहीं हो पाता है उतना ज्यादा। अब अगर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है
तो क्या करें हम लोग। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग नॉर्मली करते क्या है कि अगर फ्लोरीन और आयोडीन का एडिशन नहीं करा सकते, तो एक चीज तो है कि क्लोरीन ब्रोमीन का एडिशन करा सकते हैं। तो पहले हम लोग RCl या RBr बना लेते हैं, फिर हेलोजन एक्सचेंज मेथड को यूज करके आराम से उसको फ्लोरीन में या आयोडीन में, ब्रोमीन को भी फ्लोरीन में या फिर आयोडीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस चीज को हम लोग हेलोजन एक्सचेंज मेथड बोलते हैं। तो हम लोग अभी के लिए केवल मेथड की बात कर रहे होते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो हम लोग को ध्यान रखना होता है, इस चीज को हम लोग फिंकलस्टाइन रिएक्शन बोलते हैं, कोई फिंकलस्टीन रिएक्शन भी बोलता है, जो बोलना है बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग फिंकलस्टाइन रिएक्शन वाले पार्ट की बात करते हैं, तो इस केस में अगर हम लोगों का कार्बन चेन वाले पार्ट से क्लोरीन या ब्रोमीन अटैच्ड है, Cl या Br, मतलब अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड, अगर इसका रिएक्शन हम लोग NaI के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तब उस केस में प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोगों को क्लोरीन ब्रोमीन वाले पार्ट की जगह पे आयोडीन मिलेगा, और उसके अलावा NaCl या फिर जो NaBr बन रहा है, ये NaCl या NaBr वाला पार्ट प्रेसिपिटेट कर जाता है, क्योंकि एसीटोन वाला पार्ट थोड़ा नॉन पोलर टाइप का मीडियम होता है, मतलब बहुत अच्छा पोलर मीडियम नहीं है ये पार्ट, तो इसीलिए NaCl NaBr उस मीडियम में प्रेसिपिटेट कर जाता है। तो जैसे होता क्या है कि एक चीज सोच के देखो, अगर हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से बात करें, तो जैसे RCl मतलब कार्बन वाला पार्ट सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, क्लोरीन वाला पार्ट थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और RI कार्बन वाला पार्ट सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और आयोडीन वाला पार्ट फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है। तो RCl और RI में हम लोग का RCl का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जितना छोटा होगा बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्गर बनता है, तो हम लोग का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते तो है। लेकिन फिर भी रिएक्शन हो रहा है और कोई हीटिंग भी नहीं दे रहा है। इनफैक्ट जिसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 होता है, ये याद रखना है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइम पे हम लोग कोई हीटिंग नहीं दे सकते हैं, हीटिंग देंगे तो एलिमिनेशन हो सकता है। तो अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरी आउट करा रहे हैं और हम लोग ज्यादा स्टेबल कंपाउंड को लेस स्टेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब ऐसा बोल सकते हैं रिएक्टेंट लोअर एनर्जी पे है क्योंकि ज्यादा स्टेबल है, और प्रोडक्ट हायर एनर्जी पे है, तो जब लोअर से हायर पे जाएंगे तो इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, हीट चाहिए होगा, अदरवाइज रिएक्शन क्यों हो रहा है। तो इस तरह के केस में भी रिएक्शन हो पा रहा है जहाँ पे एक स्टेबल प्रोडक्ट किसी अनस्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। उसके पीछे रीजन यही चीज है कि NaCl और NaBr सॉलिड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर जा रहा है। उस सॉलिड के फॉर्मेशन के वजह से पूरा जो प्रोडक्ट का साइड है वो ज्यादा स्टेबल हो जा रहा है। मतलब हम लोग के कार्बन चेन से एसोसिएटेड जो क्लोराइड है उसके रिस्पेक्ट में अगर बात करते तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होता, लेकिन NaCl और NaBr के प्रेसिपिटेशन के वजह से प्रोडक्ट के साइड में एक सॉलिड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। ये सॉलिड कंपाउंड का फॉर्मेशन हम लोगों के पूरे प्रोडक्ट के साइड को ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, इसलिए रिएक्शन थोड़ा फिजिबल होता है। इस एक चीज का थोड़ा हम लोग को बस ध्यान रखना होता है, अदरवाइज ये सवाल पूछता भी नहीं है। तो फिंकलस्टाइन रिएक्शन सिंपली अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड के रिएक्शन NaI के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो उस केस में RI का फॉर्मेशन होगा, NaCl NaBr प्रेसिपिटेट करेगा और रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 होता है। इस एक चीज को हम लोग को ध्यान रखना होता है, पहला चीज। और दूसरा रिएक्शन जो हम लोग को ध्यान रखना होता है, इस चीज को हम लोग स्वार्ट्ज रिएक्शन बोला करते हैं। और पहले वाले केस में हम लोग आयोडीन लगा दिए, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे वाले केस में हम लोग क्लोरीन लगा रहे हैं। फिर से RCl या RBr का रिएक्शन अगर हम लोग किसी भी मेटल फ्लोराइड के साथ कराएं, नॉर्मली हम लोग AgF दे रखे होते हैं, बट AgF लेके चलो या HgF2 लेकर के चलो, कोई भी सॉल्युबल मेटल फ्लोराइड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उस केस में अगर हम लोग वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं, तो वाटर के प्रेजेंस में जैसे एक चीज सुना होगा AgCl प्रेसिपिटेट कर जाता है, AgBr प्रेसिपिटेट कर जाता है। AgF सिंगल फ्लोराइड है सिल्वर का जो वाटर में सॉल्युबल नेचर का होता है। तो इस केस में हम लोगों का प्रोडक्ट वाले पार्ट में RF बनता है और साथ ही साथ हम लोग का फिर से AgCl प्रेसिपिटेट कर गया या फिर AgBr वाला पार्ट प्रेसिपिटेट कर गया। होता क्या है, जैसे एक चीज याद करो अगर कुछ याद आ रहा हो तो, F- में और Cl- में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। तो अगर हम लोग पोलर प्रोटिक मीडियम लेके चलते हैं तो उस केस में लार्जर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल, तो Cl- अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर हम लोग का रिएक्शन होगा और रिएक्शन होने के बाद AgCl बनेगा, अगर AgCl सॉल्युबल नेचर का होता तो हम लोगों को रिएक्शन होने के बाद Cl- मिलता जाता, और अगर Cl- मिलता जा रहा है तो जैसे जैसे रिएक्शन होगा Cl- का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा,
और क्योंकि Cl- अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो Cl- अगर अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो वही रिएक्शन करना चाहेगा, वो फ्लोरीन को रिएक्शन नहीं करने देगा। ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। तो हम लोग ट्राई ऐसा करते हैं कि जो RCl से Cl- हटा, वो Cl- भी किसी तरीके से खत्म हो जा रहा हो, ताकि केवल फ्लोरीन वाला पार्ट हम लोगों के जो F- वाला पार्ट है, केवल वही पार्ट अवेलेबल हो रिएक्शन करने के लिए। तो इसलिए हम लोग ऐसा मेटल फ्लोराइड लेके चलते हैं जिसका मेटल फ्लोराइड तो सॉल्युबल हो, लेकिन मेटल क्लोराइड या मेटल ब्रोमाइड वाले पार्ट सॉल्युबल नेचर के ना हो। हम लोग इस रिएक्शन को स्वार्ट्ज रिएक्शन बोलते हैं। और इस रिएक्शन वाले पार्ट में वाटर वाला पार्ट पूरा प्रोटिक मीडियम है, SN1 रिएक्शन कराएंगे। तो रिएक्शन का नाम ध्यान रखना है, पूरा रिएक्शन ध्यान रखना है, प्रिसिपिटेशन का पार्ट ध्यान रखना है, और कौन सा मैकेनिज्म है इस एक चीज का भी ध्यान रखना है। ये दोनों रिएक्शंस का रिएक्शंस नोट कर लो, फिंगरस्टाइन रिएक्शन और दूसरा स्वार्ट्ज रिएक्शन। वैसे आगे जब सीक्वेंशियल रिएक्शंस कराएंगे हम लोग, तो सीक्वेंशियल रिएक्शंस में बार बार इन रिएक्शंस को हम यूज करेंगे, तुमको याद हो जाएगा अपने आप। सर हाँ, सर ये दोनों रिएक्शन क्या है कि रिएक्शन स्टेप या फिर अलग अलग रिएक्शन है? एक ही रिएक्शन का स्टेप कैसे हो सकता है? नाम दो अलग अलग नहीं दिख रहा है तुमको, एक जगह फिंगरस्टाइन नाम दिख रहा है, एक जगह स्वार्ज नाम दिख रहा है। तुम और अमृत राज जो है वो एक ही आदमी है कि अलग अलग आदमी है? अलग अलग। पढ़ तो एक ही चीज रहा है, तो एक आदमी नहीं हो गया? नो सर। कैसा घटिया सवाल है ये। अरे एक टाइप के रिएक्शन में दो अलग अलग टाइप के रिएक्शंस है, हो गया। उसमें लिख के सर रखा है ऊपर ऐसे। हाँ बोलो। सर NaCl और NaBr या फिर AgCl या AgBr के बलग में डिक्रीजिंग का जो साइन सिंबल दिए हैं वो किस लिए है सर? हम डूब मरे कहीं जा करके, तो बता दो। नहीं सर। ये 10th क्लास में ऐसा साइन नहीं सुना है कभी कि प्रेसिपिटेशन के लिए ऐसा नहीं। साइन यूज किया जाता है? यस सर। बोलो तो कूद जाता है छत पर से। नहीं। यही एक काम बाकी रह गया मेरे लाइफ में। चलो सेकंड रिएक्शन पे ध्यान दो। हम लोग एक तो ऑल्दो सेकंड रिएक्शन वाला, चलो ठीक है, इस चीज को बाद में कंसीडर करेंगे। हम लोग एक रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन वाले पार्ट को तो यहाँ मेंशन नहीं कर रहे, बाकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का केवल हम रिएक्शन वाला पार्ट लिख देते ज्यादा बेटर होगा। जैसे अगर हम लोग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की बात करेंगे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो इस केस में हम लोग के पास दो ऑप्शन है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन वाले पार्ट में। एक तो हम लोग SN1 वाले E1 वाले पार्ट के हिसाब से रिएक्शन करा सकते हैं, और दूसरा E2 वाले पार्ट के हिसाब से रिएक्शन करा सकते हैं। अगर हम लोग को डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराना है और वो भी E1 रिएक्शन के थ्रू, तब उस केस में हम लोग एक वीक प्रोटिक बेस लेके चल सकते हैं। और वीक प्रोटिक बेस का मतलब है, नॉर्मली हम लोग सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, जो कि हम लोगों के SN1 रिएक्शन के टाइम पे था, प्लस हीटिंग वाला पार्ट। अगर इस तरह का केस रहा तो हम लोग का डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, और वो E1 एलिमिनेशन के थ्रू होगा। जैसे अगर मान लो ये कंपाउंड दे रखा है, और इस कंपाउंड वाले पार्ट में हम लोग के पास क्लोरीन दे रखा है या फिर ब्रोमीन दे रखा है। इसका रिएक्शन अगर हम लोग CH3OH के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग,
तो इस केस में CH3OH बहुत ही वीक बेस है, इसमें नेगेटिव चार्ज नहीं है तो नॉर्मली वीक बेस है। और अगर वीक बेस है तो आराम से हीटिंग के प्रेजेंस में, अगर हीटिंग नहीं होता तो SN1 रिएक्शन होता, अगर हीटिंग हो रहा है तब उस केस में हम लोग आराम से E1 एलिमिनेशन के थ्रू प्रोडक्ट वाले पार्ट में कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट हो नहीं रहा है ऐसा मान के चल रहे हैं, आराम से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस केस में क्लोरीन हटेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, फिर यहाँ से हाइड्रोजन हटा करके आराम से हम लोग पूरे HCl को एक जगह से H हटा रहे हैं, एक जगह से Cl हटा रहे हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, हेलोजन हट रहा है और हाइड्रोजन हट रहा है, तो हाइड्रोजन हेलोजन का रिमूवल, तो इसलिए हाइड्रोहेलोजिनेशन का हम लोग उल्टा प्रोसेस मतलब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन वर्ड मेंशन करते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा रिएक्शन केवल E1 से हो सकता है, हम लोग E2 एलिमिनेशन भी आराम से कंसिडर कर सकते हैं। अगर E2 एलिमिनेशन कंसिडर करेंगे तो उस केस में जो रिएजेंट वाला पार्ट है वो हम लोगों को स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम रखना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम वाले पार्ट में हम लोग आराम से नॉर्मली एल्कोहलिक KOH वर्ड यूज करते हैं। एल्कोहलिक KOH को इस तरीके से समझा करना, और ये बहुत जरूरी है, या फिर एल्कोहलिक बेस लिख सकते हैं के लिए हम एल्कोहलिक बेस यूज कर सकते हैं। और इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे एल्कोहलिक बेस वर्ड यूज किया तो बेस तो होना चाहिए और अल्कोहल के प्रेजेंस में होना चाहिए। तो कहीं कहीं पे इस अल्कोहलिक बेस को ऐसा लिखा जाता है, जैसे मान लो RO- दे रखा, तो RO- हो सकता है Na+ के साथ हो, K+ के साथ हो, Ca+ के साथ हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन RO- दे रखा और RO- वाले पार्ट के अलावा हम लोग का अल्कोहल होना चाहिए। तो ये देख के ऐसा लगेगा कि हम लोग का मीडियम वाला पार्ट पोलर प्रोटिक मीडियम है और ऊपर एक बेस दे रखा है, तो पोलर प्रोटिक मीडियम में हम लोग का SN1 या E1 रिएक्शन डोमिनेटिंग होना चाहिए। लेकिन इसको पोलर प्रोटिक मीडियम के जैसा कंसिडर मत करना, इस पूरे पार्ट को हम लोग आराम से अल्कोहलिक बेस के जैसा कंसिडर करेंगे। अल्कोहल के प्रेजेंस में एक बेस पार्ट है, इसलिए हम लोग अल्कोहलिक बेस वर्ड आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम लोग अगर अल्कोहलिक बेस नहीं भी लेते हैं तो NaNH2 वाले पार्ट को लेके काम कर सकते हैं। NH2- बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो इसके लिए अल्कोहलिक मीडियम में नहीं चाहिए। अगर केवल NaNH2 दे रखा है तब भी उसकी हम लोग E2 एलिमिनेशन में डीहाइड्रोहेलोजिनेशन आराम से कैरी आउट कर सकते हैं। रिएक्शन में केवल रिएजेंट वाला पार्ट चेंज करने से हम लोग का E2 एलिमिनेशन हो गया, और हम लोग का रिएक्शन वाला पार्ट तो हम लोग वापस से वैसे ही ले सकते हैं। मान लो यहाँ पे क्लोरीन दे रखा या ब्रोमीन दे रखा, अगर इसका रिएक्शन हम लोग अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं, तो जैसे RO- है तो RO- की जगह पे हम लोग OH- दे रखे हैं और नीचे वाले पार्ट में एक अल्कोहल दे रखा है, तो अल्कोहलिक बेस अगर लेके चले तब उस केस में हम लोग का आराम से E2 एलिमिनेशन होगा। या फिर यहाँ पे हम लोग NaNH2 लेके चल सकते हैं, E2 एलिमिनेशन होगा। RO- लेकर के चल सकते हैं, E2 एलिमिनेशन होगा। और जब E2 एलिमिनेशन होगा तो जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन है ये हटेगा, इससे अटैच अल्फा कार्बन के ऊपर से हाइड्रोजन हटेगा, मतलब एक अल्कीन का फॉर्मेशन आराम से कंसिडर किया जा सकता है। तो हम लोग के अल्कीन का फॉर्मेशन E2 एलिमिनेशन के थ्रू भी आराम से हो सकता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में। रिएजेंट का थोड़ा ध्यान रखना, बाकी जब मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करते चले जाएंगे। मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो मैकेनिज्म का डिस्कशन यहाँ पे पुट अप नहीं कर रहे हैं। नोट करो रिएक्शन ऊपर वाले पार्ट का, अभी केवल रिएजेंट्स नोट करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, इसको एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे आराम से एक क्लास, उसके लिए निश्चिंत रहना। और ये सब रिएक्शंस हम केवल एक लाइन से लिखते जा रहे हैं, इन रिएक्शंस वाले पार्ट को हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं, तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है।
तुमको एक रिएक्शन को देते टाइम क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कैसे रिएक्शन को जज करना है, इस चीज का डिस्कशन करेंगे हम लोग। जब हम लोग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की बात कर रहे थे तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन वाले पार्ट में हाइड्रोजन हट रहा था और हेलोजन भी हट रहा था, बट हम लोग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की जगह पे एक और रिएजेंट यूज कर सकते हैं या फिर रिएक्शन का नाम ले सकते हैं डीहेलोजिनेशन। जब हाइड्रोहेलोजिनेशन था तो हाइड्रोजन और हेलोजन हट रहा था, अगर डीहेलोजिनेशन हुआ तो केवल हेलोजन वाला पार्ट हटेगा, ऐसा मेंशन करना है हम लोगों को। और इसमें फिर सेम चीज, अगर रिएजेंट्स की बात करें तो रिएजेंट्स वाले पार्ट में हम लोगों का एक तो जिंक ले सकते हैं, पहला रिएजेंट वाले टाइप है जिंक हो गया, या फिर मैग्नीशियम हो गया, या फिर मेटल वाले पार्ट में सिल्वर हो गया, कोई भी मेटल वाला पार्ट ले लो, आराम से रिएक्शन हो जाएगा। और इसके साथ नॉर्मली हीटिंग दे रखा होगा, हीटिंग नहीं भी दे रखा है तो भी हम लोग डीहेलोजिनेशन रिएक्शन करा सकते हैं। और रिएजेंट 2 में इस चीज को वापस से ध्यान रखना, ये एक चीज काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी जस्ट ऊपर मेंशन किया था, फिंगरस्टाइन रिएक्शन में Na के साथ एसीटोन दे रखा है, तो Na एसीटोन हम लोगों का रिएक्शन कराते वक्त सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहा है, फिंगरस्टाइन में हेलोजन एक्सचेंज मेथड करा रहा है और डीहेलोजिनेशन रिएक्शन भी करा रहा है। लेकिन इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, पहला चीज तो सबसे पहला पार्ट जो ध्यान रखने लायक है, पहला वाला रिएक्शन भी केवल E2 एलिमिनेशन होगा, E1 नहीं हो सकता है, केवल E2 एलिमिनेशन होगा। दूसरा वाला पार्ट भी केवल E2 एलिमिनेशन होगा। और सेकंड वाले केस में एक एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखते हुए काम करना है, कैन कैरी आउट E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन मतलब डीहेलोजिनेशन ओनली व्हेन विसिनल डाइहैलाइड इज प्रेजेंट। अगर विसिनल डाइहैलाइड हुआ तभी उस केस में रिएक्शन हो पाएगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं हो पाएगा। मतलब डीहेलोजिनेशन में अगर हम लोग Na एसीटोन लेते हैं और विसिनल का मतलब बगल वाले कार्बन के ऊपर हेलोजन होना चाहिए, अगर बगल वाले कार्बन पे हेलोजन नहीं हुआ तब उस केस में हम लोग SN2 रिएक्शन होगा। बट अगर बगल वाले कार्बन पे हेलोजन हुआ तब उस केस में E2 एलिमिनेशन के थ्रू हम लोगों का डीहेलोजिनेशन होगा। जैसे हाइड्रोजन हेलोजन हटा रहे थे तो सिंपली हेलोजन को हटा करके प्रोडक्ट बनाना होगा। इस एक चीज का ध्यान रखना, उसको ऐसा समझ लो, कार्बन के ऊपर एक हेलोजन ग्रुप है, कार्बन के ऊपर दूसरा हेलोजन ग्रुप है जस्ट बगल वाले पार्ट में, तो जिंक ले लिया या मैग्नीशियम ले लिया या फिर सिल्वर ले लिया, कोई भी मेटल वाला पार्ट ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, या फिर हम लोग ओवरऑल रिएक्शन वाले पार्ट में Na के साथ एसीटोन ले लिए, तो इन दोनों में से कोई भी पार्ट अगर यूज कर ले तो उस केस में हम लोगों का एक हेलोजन हटा, दूसरा हेलोजन हटा, और जिन दोनों कार्बन से हेलोजन हटा वहां पे सिंपली कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का फॉर्मेशन करा सकते हैं। मतलब हम लोगों के E2 एलिमिनेशन वाले पार्ट का फॉर्मेशन होगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है इसमें, थोड़ा रिएक्शन को हम नीचे मेंशन भी कर रहे हैं, अगर हम लोगों का विसिनल डाइहैलाइड वाला पार्ट है, इसका रिएक्शन हम लोग जिंक के साथ कराते हैं और हीटिंग वाले पार्ट के प्रेजेंस में, तो अल्कीन तो बनेगा, इसके अलावा जिंक के साथ X2 जाएगा। तो अगर यहाँ जिंक की जगह पर मैग्नीशियम होता तो MgX2 चला जाता। लेकिन अगर हम लोगों के पास यही विसिनल डाइहैलाइड वाला पार्ट है और हम लोग Na के साथ एसीटोन यूज कर रहे हैं, तो विसिनल हैलाइड होने की वजह से, मतलब विसिनल डाइहैलाइड होने की वजह से E2 एलिमिनेशन होगा, एक तो डबल बॉन्ड बनेगा, उसके अलावा Na वाले पार्ट की जगह पे NaX बनेगा और इंटर हेलोजन कंपाउंड IX का फॉर्मेशन होगा। मतलब एक आयोडीन वाला पार्ट बेस के जैसा बिहेव करके हेलोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा, या आगे जाएगा और यहाँ से हेलोजन हटता है, जैसा हम लोग E2 एलिमिनेशन में कर रहे थे कि बेस वाला पार्ट H के साथ कंबाइन किया, H वाले पार्ट का बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ और वहां से हेलोजन को हटाए। तो आयोडीन माइनस हेलोजन के साथ कंबाइन करके बॉन्ड को आगे शिफ्ट किया और आगे वाले हेलोजन को हटा रहे हैं हम लोग, ऐसा हम लोग मेंशन करते हुए चल रहे हैं यहाँ पे, ये लिख सकते हैं। तो ये पार्ट थोड़ा रिएक्शन में ध्यान रखना, अगर Na एसीटोन लेते हैं तो डबल बॉन्ड बनेगा, NaX बनेगा और IX वाले पार्ट का फॉर्मेशन होगा। ये पूरे रीजन्स को थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। नोट करो रिएक्शन डीहेलोजिनेशन, और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन अलग चीज है, डीहेलोजिनेशन अलग चीज है।
अरे तो 9 लोग थे, 10 लोग कहाँ से आ गए? अच्छा तुषार भी आ गया। और तुषार क्या हाल चाल है? तुषार आवाज आ रहा है? ये बोलता ही नहीं है कभी। आज अमृत गायब है। अच्छा इसका चैट में रिप्लाई आता है। यस सर। नींद पूरा हो गया तेरा? सर मेरा माइक घटिया है। तुम्हारा माइक घटिया कि तुम भी घटिया ही है। जब देखो सोते रहता है, दोपहर में भी सोते रहता है, रात में भी सोते रहता है, दिन में तो सोते ही रहता है। नोट करो। और इन 4 रिएक्शंस के बाद, सॉरी तीसरा ही रिएक्शन हुआ ना ये पार्ट। हाँ 3 रिएक्शन के बाद चौथा एक और रिएक्शन है। एक्चुअल में रिएक्शन यहाँ का तो क्या ही बोले, बट ठीक है, ये तुम लोग एनसीईआरटी में दे रखा है तो इसलिए हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। ये रिएक्शन कोई एज सच अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन नहीं है। यहाँ पे हम लोग एक नया टर्म यूज किया करते हैं, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। ये टर्म थोड़ा ध्यान रखना है, तो इसको रिएक्शन लिखो या काम करो नोट करके एक ये रिएक्शन वाला पार्ट मेंशन कर लो, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। पहले इस चीज का डिस्कशन कर लेते हैं और इसके बाद रिएक्शन में इसको किस तरीके से यूज करते हैं हम लोग, इस एक चीज का डिस्कशन करते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इनफैक्ट हम होमवर्क में दे चुके थे तुम लोगों को। तो में से एक शायद चंदन ने डाउट भी पूछा था इस चीज का कि हम लोग जब नाइट्राइल बनाते हैं, ब्यूटेन नाइट्राइल, उसमें नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से ब्यूटेन नाइट्राइल बनाने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं। वो एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल का एक सर्टेन केस कंसिडर कर सकते हैं। मतलब क्या होता है इस चीज की बात करते हैं। ये जो वर्ड है एम्बी, एम्बी का मतलब जहाँ पे दो दो पार्ट रहता है। डेंटेट का मतलब जो डोनेटिंग पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे मान लो OH माइनस है, तो OH माइनस में ये ऑक्सीजन ही डोनर एटम है। अगर मान लो हम लोग Cl माइनस लेके चलते हैं तो क्लोरीन ही डोनर एटम है। अगर मान लो हम लोग RSH लेके चलते हैं तो इस केस में सल्फर ही डोनर एटम है। अगर ROH लेके चलते हैं तो ऑक्सीजन डोनर एटम है। इन सारे केसेस में केवल एक सिंगल डोनर एटम था, हम लोग ऐसा बोल के चल रहे हैं। बट अगर मान लो Cn माइनस है तो Cn माइनस में कार्बन भी डोनर एटम है और नाइट्रोजन के ऊपर भी तो लोन पेयर है, ये भी डोनर एटम है। तो Cn माइनस में दो दो डोनर एटम्स है। अगर दो डोनर एटम्स है, ऊपर का हेडिंग नोट कर लेना अपने कॉपी में, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। अगर दो डोनर एटम है तो दो डोनर एटम में दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट इसमें हम लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि दोनों में ज्यादा बेटर डोनेटिंग टेंडेंसी किसका है। तो नॉर्मली निगेटिवली चार्ज एटम अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, काफी अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो अगर निगेटिव चार्ज वाला एटम है तो उसको अच्छा न्यूक्लियोफाइल मानते हुए उसी के डोनेटिंग टेंडेंसी को कंसिडर करते हुए काम करेंगे हम लोग। तो Cn माइनस वाले पार्ट में जो कार्बन है ये अच्छा डोनेटिंग टेंडेंसी रखता है, इसी को हम लोग डोनेटिंग एटम मानते हुए काम कर सकते हैं। ऐसा हम लोग को कंसिडर करना है। मतलब जैसे मान लो कि Cn माइनस था तो दो डोनर एटम है ऐसा बोल के चले। अगर NO2 माइनस है तो NO2 माइनस का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके अलावा एक O माइनस और नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर। तो इस केस में जैसे एक सवाल हो सकता है कि नाइट्रोजन डोनर एटम हो सकता है एक पार्ट, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है ये डोनर एटम हो सकता है, और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है ये भी डोनर एटम हो सकता है। लेकिन इसको एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे क्योंकि दो डिफरेंट डोनर एटम्स होने चाहिए। डिफरेंट होने का मतलब जैसे मान लो हम लोग COO माइनस की बात करते हैं तो COO माइनस में हम लोगों का इधर का ऑक्सीजन डोनेट करे या इधर का ऑक्सीजन डोनेट करे कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में दोनों में से नेगेटिव चार्ज कहीं नहीं होता है, मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा होता है। तो अगर रेजोनेंस हो रहा होता है तो नेगेटिव चार्ज एक ही होता है जो कि दोनों ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो देख के लग रहा था कि दोनों के दोनों अलग अलग डोनर एटम है, लेकिन एक्चुअल में पूरे कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस होने की वजह से दोनों ऑक्सीजन एक सिंगल डोनर
एटम के जैसा बिहेव करेगा। सेम चीज यहाँ पे NO2 माइनस में है। अगर NO2 माइनस लेके चलते हैं तो रेजोनेंस होने की वजह से हम लोगों का इन इन दोनों ऑक्सीजन वाले पार्ट में केवल कोई एक ही डोनर एटम कंसिडर करेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। और नाइट्रोजन तो डोनर एटम है ही, तो दो अलग अलग डोनर एटम है। इस चीज को हम लोग एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल आराम से बोल सकते हैं। और हम एक छोटा सा पार्ट मेंशन कर ले रहे हैं, जो हम लोगों का सी माइनर का, सॉरी सी माइनस वाले पार्ट का जो डोनेटिंग टेंडेंसी है वो थोड़ा हाइयर होगा एज कम्पेयर टू एन वाला पार्ट, ऐसा हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं। सेकंड वाले केस को अगर कंसिडर करें तो O माइनस का डोनेटिंग टेंडेंसी या न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर वाला पार्ट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू N, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज एटम हमेशा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा एज कम्पेयर टू न्यूट्रल एटम। तो पहले तो एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है इस चीज को मेंशन कर लेते हैं, नोट करते जाओ फटाफट। दे हैव टू डिफरेंट donor sites. They have two different donor sites. और एग्जांपल वाले पार्ट में सिंपली Cn माइनस वाला पार्ट मेंशन कर लेना, जिसमें कार्बन माइनस भी डोनर एटम है और नाइट्रोजन वाला पार्ट भी डोनर एटम है, क्योंकि C ट्रिपल बॉन्ड N में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है और कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है। और ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल कार्बन वाला पार्ट होगा, मतलब कार्बन एज अ डोनर एटम ज्यादा बेटर होगा, ऐसा हम लोग मेंशन करते हुए चल रहे हैं। Cn माइनस ले लिया, NO2 माइनस ले लिया। NO2 माइनस वाले पार्ट के स्ट्रक्चर में N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज वाला पार्ट आ रखा है और एक लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डोनर एटम है, जिसमें O वाला पार्ट ज्यादा बेटर डोनर एटम है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन वाला पार्ट। नोट कर लो। और इस चीज में हम लोग छोटा सा केस सिनेरियो ऐड अप कर सकते हैं। मतलब इस पार्टिकुलर केस में हम लोग एक छोटा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि अगर मान लो ऐसे Cn माइनस फ्री दे दिया तुम लोगों को, कि कहीं से Cn माइनस आ रहा है, तो अगर Cn माइनस फ्रीली छोड़ दिया तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कराएगा। मतलब अगर Cn माइनस की पॉसिबिलिटी है तो आराम से कार्बन को डोनर एटम मानते हुए काम कर सकते हैं हम लोग, ऐसा बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि हम लोग किसी तरीके से एक कंपाउंड ऐसा बना ले कि उस कंपाउंड वाले पार्ट में Cn माइनस फ्री ही नहीं हो पाए, कोई भी ऐसा हम लोग मेटल ले ले जिस मेटल वाले पार्ट के साथ एक कार्बन का बॉन्ड अटैच्ड रहे, मतलब कार्बन फ्री ही ना हो पाए, तो जब तक यहाँ से Cn माइनस वाला पार्ट हम लोग को नहीं मिलेगा तब तक कार्बन डोनर एटम बन ही नहीं पाएगा। जब तक कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज नहीं आएगा तब तक वो डोनेट नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम लोगों का कोई ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए जिसमें हम लोग Cn माइनस को अवेलेबल ही नहीं करा पाए, तब उस केस में हम लोग का नाइट्रोजन वाले पार्ट के ऊपर लोन पेयर है, यही इलेक्ट्रॉन डोनेट करके काम करेगा। इस तरह के केस का हम लोग को डिस्कशन करना होता है। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल पुट अप कर रहे हैं यहाँ पे। अगर एक अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग KCN के साथ कराते हैं या फिर NaCN के साथ कराते हैं, तो इस केस में KCN या NaCN वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड है इस ब्लॉक का। अगर आयनिक कंपाउंड है तो इस केस में हम लोगों को RCN वाला पार्ट मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब साइनाइड वाला पार्ट प्रोडक्ट मिलेगा या फिर नाइट्राइल वाला पार्ट प्रोडक्ट मिलेगा। बट अगर हम लोग इसी RX वाले पार्ट का रिएक्शन AgCN के साथ कराते हैं तो हम लोग को प्रोडक्ट वाले पार्ट में R के साथ Cn नहीं मिलेगा, हम लोगों को आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल वाले पार्ट का फॉर्मेशन मिलेगा। ऐसा क्यों, इससे रिलेटेड सवाल ध्यान रखना होता है। तो KCN या NaCN का काफी आयनिक कंपाउंड है। जैसे ही आयनिक कंपाउंड वाले पार्ट को हम लोग अपने सॉल्वेंट मीडियम में डालेंगे तो K प्लस अलग हट जाएगा और Cn माइनस अलग हट गया। अगर Cn माइनस मिल गया तो यहाँ से C माइनस वाला पार्ट हम लोगों का डोनर एटम बन जाएगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर हम लोग का C माइनस वाला पार्ट डोनर एटम है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम लोग AgCN लेके चलते हैं तो सिल्वर वाले पार्ट में 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा फाजांस रूल। सिल्वर वाला पार्ट काफी हाई उसमें पोलराइजिंग पावर होता है, जिसकी वजह से सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन काफी हाई पोलराइजिंग पावर होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर हाई करके रखता है। तो हाई कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से जो ये Ag प्लस और Cn माइनस का डिसोसिएशन है, यही चीज नहीं हो पाएगा।
अगर Cn माइनस नहीं मिल रहा तब उस केस में हम लोगों का जो नाइट्रोजन वाला पार्ट है, इसको हम लोग आराम से नाइट्रोजन के लोन पेयर वाले पार्ट को डोनर एटम के जैसा बिहेव कराते हुए काम कर सकते हैं। अगर नाइट्रोजन वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो नाइट्रोजन अटैच होगा कार्बन से, अगर कार्बन वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो कार्बन अटैच होता उस कार्बन चेन वाले पार्ट से, जिसको हम थ्योरेटिकली भी नीचे मेंशन करने वाले। रिएक्शन नोट कर लो और ये रिएक्शन का थोड़ा ध्यान रखना है। ये सवाल तुम्हारे स्कूल में पूछेगा, ये मेंस में पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है, आराम से याद रखना होता है इस चीज को। इनका नंबर है ना तुम्हारे पास, जैसे अगर बात कर लो तो चलो ठीक है, तो हम क्लास के बाद कर लेते हैं। ऊपर वाले रिएक्शंस को नोट करने का एक छोटा सा बस पॉइंट मेंशन कर लो। ड्यू टू हाई आयनिक कैरेक्टर of KCN or NaCN, it dissociates to give Cn minus. It dissociates to give Cn minus, and carbon becomes the donor atom. And carbon becomes the donor atom. Whereas in case of AgCN, due to high covalent character of Ag carbon bond, silver carbon bond, due to high covalent character of silver carbon bond, it does not dissociates, and hence nitrogen becomes the donor atom, and hence nitrogen becomes the donor atom. हम लोग का नाइट्रोजन वाला पार्ट डोनर एटम बनता है, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो अपने अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड वाले पार्ट में इन 4 रिएक्शंस का हम लोग को ध्यान रखना होता है। जब भी कभी सवाल होगा तो इन 4 रिएक्शंस के बेसिस पे ही होगा, इन चीजों को हम लोग को ध्यान रखना होता है। अब इसमें करना क्या होता है, उन सारी चीजों को हम एक एक करके रिवाइंड कराते जा रहे हैं। मतलब जो जो चीज बोलेंगे बस उसको ढंग से सुनते जाना, फिर उसके बाद हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे। जैसे सबसे पहला कंफ्यूजन तो ये है कि अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड लेके चलते हैं तो अल्काइल हैलाइड वाला पार्ट SN1 रिएक्शन भी देता है, SN2 रिएक्शन भी देता है, E1 रिएक्शन भी देता है, E2 रिएक्शन भी देता है। तो हम लोग कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि SN1 रिएक्शन होना है कि SN2 रिएक्शन होना है कि E1 होना है कि E2 रिएक्शन वाला पार्ट होना है, ये कैसे हम लोग डिसाइड कर पाएंगे? तो इस केस में हम लोगों को 2-3 चीजों का ध्यान रखना होता है। 2-3 चीजों में सबसे पहला चीज ये कि जो अल्काइल हैलाइड है इसका डिग्री क्या है, क्योंकि तो डिग्री से बहुत सारी चीजें हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा पार्ट, हम लोग का अल्काइल हैलाइड के अलावा रिएजेंट वाला पार्ट क्या दे रखा है, और रिएजेंट वाले पार्ट के अलावा हम लोग हीटिंग वाला पार्ट दे रखे हैं क्या, इस चीज का ध्यान रखना होता है। और तीसरा पार्ट, हम लोग का जो मीडियम है वो क्या रखा है। जैसे तुम लोग को एक चीज ध्यान है कि अगर हम लोग SN1 रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्टिविटी के टर्म में अगर बात करें तो उस केस में SN1 वाले पार्ट में हम लोग का रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है 3 डिग्री, greater than 2 डिग्री, greater than 1 डिग्री।
अगर SN2 रिएक्शन की बात करें तो SN2 रिएक्शन वाले पार्ट में रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। अगर E1 रिएक्शन की बात करें तो फिर से 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री आता है। अगर E2 रिएक्शन की बात करें तो इस बार वापस से 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ही आता है। तो इन चारों पार्ट को देख के एक चीज तो दिख रहा है कि अगर 1 डिग्री रहा अल्काइल हैलाइड तो SN2 वाला पार्ट आराम से करा सकते हैं। तो पहला चीज ऐसा सोचना कि अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो जनरली, और ऐसा तो रूल नहीं कि यही होगा, बट जनरली हम लोग आराम से SN1 रिएक्शन सॉरी SN2 रिएक्शन करा सकते हैं। जनरली की बात कर रहे हैं। अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हुआ तब उस केस में हम लोग E1 रिएक्शन करा सकते हैं, E2 रिएक्शन भी करा सकते हैं और SN1 भी करा सकते हैं। तो कैसे डिसाइड करेंगे क्या करना है? तो इस तरह के सिनेरियो में हम लोग तीनों जब रिएक्शंस करा सकते हैं तो रिएजेंट का ध्यान देना। अगर रिएजेंट वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम है तब इस केस में हम लोग आराम से E2 रिएक्शन कराएंगे। और अगर हम लोगों का सॉल्वेंट ही हम लोगों का रिएजेंट वाला पार्ट दे रखा तब इस केस में हम लोग E1 या फिर SN1 कराएंगे। बट इसमें भी ध्यान रखना है कि अगर सॉल्वेंट ही हम लोग का रिएजेंट है तब इस केस में हम लोग ये दोनों रिएक्शन तो करा सकते थे, लेकिन इसमें सिंपली ये चीज सोचना कि अगर केवल सॉल्वेंट दे रखा तब इस केस में हम लोग SN1 रिएक्शन कराएंगे। लेकिन अगर सॉल्वेंट प्लस हीटिंग दे रखा तब इस सिनेरियो में हम लोग E1 रिएक्शन कराएंगे। सिंपली ऐसा सोच लेना। अगर SN1 का कंडीशन है विथ हीटिंग तो इसका मतलब सीधा E1 रिएक्शन कराना होता है। कभी भी SN1 रिएक्शन का कंडीशन दिख रहा विथ हीटिंग तो सीधा E1 रिएक्शन करा दो, ये अपने प्रोडक्ट बनाने का तरीका होता है। तो अगर 1 डिग्री हुआ तो SN2 रिएक्शन प्रेफरेबली कराएंगे। एल्कोहलिक KOH वगैरह सबका ध्यान रखना। अगर एल्कोहलिक KOH है, NH2- है तो ये सब काफी स्ट्रॉन्ग बेसिस है, B2 एलिमिनेशन कराएंगे। तो ऐसा नहीं कि केवल डिग्री देखना होता है, केवल रिएजेंट देखना होता है, केवल मीडियम देखना होता है, हमेशा सबका कॉम्बिनेशन देखना होता है। कोई मतलब 100% रूल नहीं कि यही करेंगे। रिएक्शन में उसको ऐसा समझा करो कि अगर हम लोग 100 मोल अल्काइल हैलाइड लेके चल रहे हैं तो 100 मोल में हो सकता है कि 80 मोल SN1 फॉलो कर रहा हो, 10 मोल SN2 फॉलो कर रहा होगा, 5-5 मोल E1 E2 फॉलो कर रहा होगा। तो हम लोग जब रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखते हैं तो हमेशा मेजर प्रोडक्ट लिखते हैं। तो 80 मोल अगर SN1 फॉलो कर रहा है मतलब बाय डिफॉल्ट हम लोग SN1 मैकेनिज्म मानते हुए प्रोडक्ट बनाते हैं। रिएक्शन चारों हो रहा है लेकिन चारों मैकेनिज्म के थ्रू जो प्रोडक्ट है उसमें जो सबसे मेजर मैकेनिज्म है हम लोग उसको ही मैकेनिज्म मानते हुए कंसिडर करते हैं। बट रिएक्शन चारों होता है, ऐसा नहीं केवल यही होगा केवल यही होगा। कुछ स्पेसिफिक सिनेरियो को छोड़ दे तो चारों रिएक्शंस वाले पार्ट होते हैं। बट इन जनरल 1 डिग्री वाले पार्ट में SN2 होगा। इन जनरल अगर 3 डिग्री हुआ तो ये तीनों रिएक्शंस हो सकते हैं। तो रिएजेंट को चेक करना, अगर स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम दिया तो E2 होगा, अगर सॉल्वेंट केवल दिया सॉल्वोलिसिस रिएक्शन के लिए तो SN1 होगा। बट उसी सॉल्वेंट में हीटिंग दे रखा तो E1 रिएक्शन वाला पार्ट कैरी आउट कराएंगे। बट सबसे बड़ा डिस्कशन तो यहीं पे आता है, अगर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हुआ तो क्या करेंगे? तो इस केस में SN1 हो सकता है, SN2 हो सकता है, E1 हो सकता है और E2 हो सकता है, चारों हो सकता है। अब चारों हो सकता है तो हम लोग इसको कराएंगे। तब इस केस में जब चारों हम लोग के पास दे रखा तो हम लोग हमेशा 2-3 चीजों को चेक करेंगे कि रिएजेंट वाला पार्ट क्या दे रखा है। अगर रिएजेंट वाला पार्ट सॉल्वेंट दे रखा तो इस केस में एक न्यूट्रल सॉल्वेंट अगर खुद रिएजेंट के जैसा बिहेव कर रहा है मतलब सॉल्वोलिसिस रिएक्शन है, तब इस केस में हम लोग SN1 रिएक्शन कराएंगे। और अगर इसके साथ हीटिंग दे रखा होगा तब उस केस में हम लोग E1 रिएक्शन कराएंगे। तो अगर केवल सॉल्वेंट अपना रिएजेंट है तो सॉल्वोलिसिस रिएक्शन होगा SN1 प्लस हीटिंग E1 रिएक्शन करा दो। बट अगर रिएजेंट वाले पार्ट में हम लोग का नेगेटिव अनायन दे रखा है, मतलब अनायन तो खैर नेगेटिव ही होता है बट नेगेटिव स्पीसीज दे रखा, तो नेगेटिव स्पीसीज वाले पार्ट में हम लोग के पास 2 सिनेरियो होगा। एक सिनेरियो तो हम लोग ये लेके चलते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेसिस दे रखा हो, एल्कोहलिक KOH या फिर एल्कोहलिक बेस वाला पार्ट, NaNH2 वाला पार्ट, इस तरह का पार्ट दे रखा। अगर स्ट्रॉन्गर बेसिस दे रखा है, ये सारे के सारे पार्ट को हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस में कैटेगराइज करके चलते हैं। एल्कोहलिक KOH, RO-, NH2-, R-, ये सब को स्ट्रॉन्ग बेसिस लेके चलते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो हम लोग E2 को प्रेफरेबली फॉलो करेंगे। लेकिन अगर हम लोग का दूसरा सिनेरियो SH- हुआ या RS- हुआ या Cl-, Br-, I- हुआ तो ये सब चीजें हम लोग का बेसिक स्ट्रेंथ में बहुत अच्छा नहीं होता है। जैसे ऐसा सोच सकते हैं HCl वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग एसिड है
तो इसका जो कंजुगेट बेस होगा ये वीक बेस होगा। तो इसका मतलब Cl माइनस बहुत स्ट्रॉन्ग बेस तो नहीं है, लेकिन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है पोलर प्रोटिक मीडियम में भी। तो अगर हम लोग का SH माइनस, RS माइनस, Cl माइनस ये सब चीजें दे रखी है, तो ये सब हम लोगों के काफी अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। अगर ये सब हम लोगों के न्यूक्लियोफाइल अच्छे हैं लेकिन बेस अच्छा नहीं है, तब इस केस में हम लोग आराम से SN2 रिएक्शन करा सकते हैं। लेकिन इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन होता है कि हम लोग को पता नहीं चलता कि हाँ SN1 कराना है कि SN2 कराना है। तब उस केस में क्या करें, तो केवल रिएजेंट से भी काम नहीं चलेगा। इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट में आराम से मीडियम वाले पार्ट की बात करते हैं। मीडियम वाले पार्ट में अगर पोलर प्रोटिक मीडियम है, मतलब जो सॉल्वेंट है वही अगर हम लोग का रिएजेंट के जैसा बिहेव कर रहा है, तब उस केस में SN1 कराएंगे हम लोग। और अगर SN1 करा रहे हैं तो E1 भी करा सकते हैं, क्योंकि पोलर प्रोटिक मीडियम में ये दोनों कंडीशन था। और अगर पोलर ए प्रोटिक मीडियम है, DMSO, DMF, DMA, इस तरह का जो भी हम लोग मीडियम डिस्कस किए थे, तब इस केस में SN2 या फिर E2 करा सकते हैं। लेकिन केवल मीडियम मत देखना, मीडियम के अलावा हम लोगों का रिएजेंट क्या दे रखा है ये भी चीज मस्ट है डिसाइड करने से पहले सब कुछ। और तीसरा टेम्परेचर को भी कंसिडर करना है। अगर हम लोगों का हीटिंग दे रखा है, तो हीटिंग वाले पार्ट के केस में हम लोग प्रेफरेबली E1 या फिर E2 रिएक्शन कराएंगे। तो रिएजेंट देखो प्लस हीटिंग का कंडीशन देखो, तो E2 एलिमिनेशन, E1 एलिमिनेशन आराम से कराते हुए काम कर सकते हैं। तो इस एक पूरे पार्ट का थोड़ा ध्यान रखना होता है कि हम लोग का 2 डिग्री अल्काइल ऐड दिया, तो रिएजेंट देखो पहले। रिएजेंट में अगर केवल सॉल्वेंट है तो SN1, अगर सॉल्वेंट प्लस हीटिंग है तो E1। अगर नेगेटिव आयन दे रखा तो E2 या SN2 होगा। अब उसमें अल्कोहलिक बेस दे रखा, कभी भी अल्कोहलिक बेस दे रखा, जब बेस के साथ नीचे अल्कोहल दे रखा तो अल्कोहलिक बेस होगा। NH2 माइनस R माइनस दे रखा तो E2 एलिमिनेशन फेवर करो। जनरली फेवर करना होता है, बट डिग्री को देखते हुए काम करना है। और अगर हम लोग सॉल्वेंट वाले पार्ट को लेते हुए चले, तो सॉल्वेंट वाले पार्ट में अगर पोलर प्रोटिक मीडियम है तब उस केस में SN1 है E1। अगर पोलर ए प्रोटिक मीडियम है तब उस केस में SN2 है E2। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, अगर नॉन पोलर टाइप का मीडियम है या इनर्ट मीडियम है, तो नॉन पोलर या इनर्ट मीडियम वाले पार्ट में हम लोग SN2 रिएक्शन ही कराते हैं। वहाँ पे E2 रिएक्शन नहीं हो पाता है, उसके पीछे भी कुछ लॉजिक है, बट इतना ध्यान रख सकते हैं। अगर हाई हीट दे रखा, मतलब डेल्टा का साइन दे रखा, तो प्रेफरेबली एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अब एलिमिनेशन में रिएजेंट को देख के डिसाइड करना है कि E1 होगा कि E2 होगा, लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन ही होगा। इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है। अब हम एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते जाएंगे, तुमको बताते जाएंगे कि यहाँ पे कौन से टाइप से रिएक्शन को सोचना है। पहले तो ये कि कौन सा रिएक्शन होगा, फिर ये कि रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे डिसाइड करेंगे। एक बार रिएजेंट के हिसाब से रिएक्शन डिसाइड कर लिए, मैकेनिज्म डिसाइड कर लिए, तब उसके बाद स्टीरियो केमिस्ट्री है कि क्या नहीं है, उन सब चीजों को हम लोग एक एक करके देखते चले जाएंगे। अपने कॉपी में क्वेश्चन नोट करो और इन सारे के सारे एग्जांपल्स को ढंग से बस सुनते जाना। अभी हम आराम से एक एक करके एग्जांपल मेंशन करते जाएंगे। और अब इसके बाद एक वर्कशीट देंगे जिसमें तुम लोग का मिसलेनियस क्वेश्चन वाला पार्ट होगा। क्वेश्चन नोट करो। फाइंड द मेजर प्रोडक्ट। और फाइंड द मेजर प्रोडक्ट वाले पार्ट में सिंपल से हम लोग ये चीज बात करते हुए काम करेंगे कि हम लोगों का कौन सा मैकेनिज्म मेजर होगा, उसके हिसाब से प्रोडक्ट वाला पार्ट क्या कंसिडर करना है हम लोगों को। चलो ध्यान दो, अभी नोट मत करना कुछ भी। सबसे पहला चीज, जैसे हम लोग इस कार्बन वाले पार्ट को देखते हैं, तो कार्बन वाले पार्ट में CH3Cl दे रखा है। अगर CH3Cl दे रखा है तो 1 डिग्री भी इनफैक्ट नहीं है। और एक चीज ध्यान होगा, द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव SN1 रिएक्शन में, कि मिथाइल हैलाइड SN1 रिएक्शन नहीं देता है। तो भले ही हम लोग का H2O वाला पार्ट सॉल्वेंट है और वो सॉल्वेंट वाला पार्ट ही हम लोग के एज अ मीडियम या एज अ रिएक्टेंट बिहेव कर रहा है, लेकिन जो कार्बन है वो कार्बन अलाउ नहीं कर रहा कि SN1 रिएक्शन हो पाए। तो इस कार्बन वाले पार्ट के हिसाब से SN2 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एलिमिनेशन तो हो नहीं सकता क्योंकि 2 कार्बन एटलीस्ट चाहिए। तो H2O वाला पार्ट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हुए भी SN1 को फेवर करना चाहिए था, बट फिर भी ये कंपाउंड वाला पार्ट अगर अलाउ नहीं कर रहा तो हम लोग आराम से SN2 रिएक्शन मेंशन करते हुए काम करेंगे। तो प्रोडक्ट में CH3 और जो SN1 रिएक्शन वाला पार्ट बताया था उसमें ऐसा बोला था नॉर्मली, जैसे CH3Cl है
अगर इसका रिएक्शन H2O के साथ कराए तो लोन पेयर कोऑर्डिनेट करके यहाँ से Cl को हटाएगा तो CH3 के ऊपर OH2 प्लस का फॉर्मेशन होगा, और जैसे ये OH2 प्लस का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ से H प्लस को रिमूव करके हम लोग इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, तो CH3OH का फॉर्मेशन कंसिडर किया जा सकता है। मेनली ये मैकेनिज्म का ध्यान रखना है हम लोग को, इस चीज को कंसिडर करते हुए काम करना है। तो जब हम लोग CH3Cl लेके चले, H2O पोलर प्रोटिक मीडियम भी था, तभी भी हम लोग का SN2 मैकेनिज्म होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, कोई ऐसा फिक्स्ड रूल नहीं है कि हमेशा यहाँ SN1 ही होगा, हमेशा यहाँ SN2 होगा। ज्यादा प्रेफरेबल SN1 या SN2 होता है, बट ऐसा कोई रूल नहीं कि यही होगा, इन दोनों में डिफरेंस होता है, थोड़ा ध्यान रखने से स्टेटमेंट का। नोट करो रिएक्शन क्वेश्चन नंबर 1 का। सेकंड वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो। सेकंड वाले केस में जो रिएजेंट दे रखा है हम लोगों का, तो उसमें सबसे पहले तो ये देखो कि अल्काइल हैलाइड में जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन है इसका डिग्री क्या है, तो 2 डिग्री दिख रखा। अगर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड दे रखा है तो इसका मतलब SN1, SN2, E1, E2 सब हो सकता है। तो कैसे डिसाइड करें हम लोग? तो इस केस में मान लो ये रिएजेंट दे रखा NaSH और DMF, तो अगर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो नीचे वाले मीडियम को देखते हैं, वो DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ये चीज हम लोग का पोलर एप्रोटिक मीडियम है। और अगर पोलर एप्रोटिक मीडियम होता है तो SN2 या E2 वाला पार्ट फेवर होता है। तो SN1 E1 तो वैसे ही खत्म हो गया। अगर 2 डिग्री है चारों रिएक्शन होगा, बट पोलर एप्रोटिक मीडियम SN2 या E2 को फेवर करेगा। तो एक चीज तो फिक्स हुआ कि SN2 या E2 होना चाहिए। अब उसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल है ये SH माइनस है, जो कि अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो है लेकिन अच्छा बेस नहीं है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल अच्छा है लेकिन अच्छा बेस नहीं है, तब इस केस में हम लोग न्यूक्लियोफाइल के हिसाब से डिसाइड करते हुए आराम से SN2 रिएक्शन कराएंगे, प्रेफरेबली E2 रिएक्शन नहीं होगा। तो हम लोगों का आराम से SN2 रिएक्शन होगा, और अगर SN2 रिएक्शन होगा तो हम लोगों का वाल्डेन इन्वर्जन होगा। वाल्डेन इन्वर्जन होने का मतलब है कि Br के जगह पे SH को एज्यूम करना है, फिर इस कार्बन पे एक स्विचिंग करा लेते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया और यहाँ वाले पार्ट पे SH आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो हम लोग का वाल्डेन इन्वर्जन होने के बाद हम लोग आराम से ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो पहले रिएक्टेंट देखा, उसके डिग्री के हिसाब से डिसाइड किया कि कौन सा रिएक्शन होगा, चारों होता। फिर मीडियम देखा, उसके हिसाब से डिसाइड किया कि कौन सा रिएक्टेंट ज्यादा डोमिनेटिंग है। उस रिएक्शन के बाद फिर न्यूक्लियोफाइल को देख के डिसाइड किया कि अच्छा यहाँ न्यूक्लियोफाइल अच्छा है तो SN2 रिएक्शन करा सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल देख के भी डिसाइड कर सकते थे कि SN2 ही रिएक्शन होगा, वहां से भी आंसर दिया जा सकता था। नोट कर लो। और जिस पार्ट में किसी को कोई डाउट होगा पूछते चले जाना, जिस भी रिएक्शन में डाउट होगा। तो सर हीट नहीं दिया तो हम लोग डायरेक्ट भी तो बोल सकते थे SN2 है। हीट अगर नहीं भी दे रखा है तो अल्कोहलिक मीडियम में, अल्कोहलिक बेसिक मीडियम में E2 एलिमिनेशन करा देंगे। अगर मतलब अल्कोहलिक बेस दे रखा होता और हीटिंग नहीं भी दे रखा है तो E2 एलिमिनेशन हो जाता है, उसके लिए हीटिंग की केवल जरूरत नहीं है। E1 नहीं होगा बट E2 हो जाएगा। और कोई डाउट किसी को तो पूछ लो।
सेकंड वाले केस पे ध्यान दो, थर्ड वाले केस पे ध्यान दो। पहला कार्बन का डिग्री देखा तो 2 डिग्री, 2 डिग्री में SN1 SN2 E1 E2 सारा का सारा हो सकता है, ये पता चल गया। फिर उसके बाद कोई मीडियम नहीं दिख रहा, लेकिन जो मीडियम है मिथेनॉल वाला पार्ट वो खुद ही सॉल्वेंट के जैसा ही बिहेव कर रहा है, मीडियम के जैसा ही बिहेव कर रहा है, मतलब रिएक्टेंट के जैसा ही बिहेव कर रहा है, मीडियम के जैसा ही बिहेव कर रहा है। और पोलर प्रोटिक मीडियम है और सॉल्वेंट ही हम लोग का अगर रिएक्टेंट के जैसा बिहेव कर रहा है तो हम लोग आराम से सॉल्वोलिसिस रिएक्शन मेंशन कर सकते हैं। तो अगर सॉल्वेंट वाला पार्ट पोलर प्रोटिक दे रखा और वही रिएक्शन में बिहेव कर रहा है, मतलब वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो SN1 या E1 होता, बट हीटिंग नहीं दे रखा तो E1 को रिजेक्ट कर दिया, SN1 होगा। अगर SN1 होगा तो इसको हटा करके कार्बोकटायन बना के चेक करेंगे, तो पहले डिसाइड कर लिया SN1 होगा। अब कार्बोकटायन बना के चेक किया कि रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या, तो रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। अगर रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता है तो जिस कार्बन के ऊपर ब्रोमीन वाला पार्ट है उसी के ऊपर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के टाइम पे CH3OH ऑक्सीजन का इस पे अटैचमेंट होगा तो OCH3 का फॉर्मेशन होगा। लेकिन हम लोग जब SN1 रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग का रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट बनता है, तो एक तो सॉलिड पे OCH3 होगा, दूसरा डैश पे OCH3 जाएगा। ऐसा हम लोग प्रोडक्ट आराम से बनाते हुए काम कर सकते हैं। ये दो प्रोडक्ट SN1 के थ्रू बनाया जा सकता है। नोट कर लो रिएक्शन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो। इसमें फिर से 2 डिग्री अल्कोहल दे रखा, सॉरी 2 डिग्री अल्काइल लाइट दे रखा। फिर से हम लोगों का सॉल्वेंट वाला पार्ट ही रिएजेंट है, तो अगर सॉल्वेंट वाला पार्ट ही हम लोग का रिएजेंट वाला पार्ट दे रखा है तो सॉल्वेंट प्लस रिएजेंट मेंशन कर लेते हैं। और दूसरा पोलर प्रोटिक मीडियम है, बट पोलर प्रोटिक मीडियम सॉल्वेंट प्लस रिएजेंट है, तो इस केस में SN1 हो सकता है या फिर E1 वाला पार्ट हो सकता है, लेकिन SN1 में हीटिंग दे रखा तो इसका मतलब E1 रिएक्शन होगा। अगर E1 रिएक्शन होगा तो इस केस में क्योंकि मेजर प्रोडक्ट बनाने बोला है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से यही पार्ट अपना मेजर प्रोडक्ट निकल के आएगा। ऐसा हम लोग मेंशन करते हुए काम कर रहे हैं। मेजर मतलब मोस्ट स्टेबल अल्कीन, अल्कीन 2 बन सकता था, इसको यहाँ से हटाते कार्बोकटायन बनता, फिर हाइड्रोजन का एलिमिनेशन कराए, दूसरे हाइड्रोजन का एलिमिनेशन कराए, 2 अल्कीन बन सकता था। इस चीज को हम डिस्कस नहीं कर रहे कि अल्कीन इधर बनेगा कि उधर बनेगा, ये हम लोग क्वेश्चंस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है तो उन सब चीजों का प्रैक्टिस कर लो, उसको हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे। बट E1 एलिमिनेशन होते हुए हम लोगों का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं, और ये पार्ट अपना मेजर अल्कीन बन जाएगा। अब तक समझ में आ गया होगा कि SN1 कैसे डिसाइड करना है, SN2 कैसे डिसाइड करना है, वो सब चीज पता चल गया होगा। तो बस एक क्वेश्चन और, एक नहीं सॉरी, एक और क्वेश्चन कराएंगे अभी।
5 नंबर वाले पार्ट पे ध्यान दो। 5 नंबर वाले पार्ट में जैसे 2 डिग्री अल्कोहल दे रखा, 2 डिग्री अल्काइल लाइट दे रखा, तो हम लोग नॉर्मली हमेशा मीडियम पे ध्यान रखा करते हैं। तो मीडियम पोलर प्रोटिक, सॉरी पोलर प्रोटिक दिख रहा, तो ऐसा सोचेंगे कि पोलर प्रोटिक है तब तो SN1 या फिर E1 आएगा, लेकिन इस चीज पे भी ध्यान रखते हुए काम करना होता है। हमेशा रिएजेंट पे भी नजर रखते हुए काम करो, केवल सीधा मीडियम पे नहीं जाना है, इसमें थोड़ा डायनेमिक होना पड़ेगा। तो मीडियम वाला पार्ट C2H5O- काफी स्ट्रॉन्ग बेसिक पार्ट होता है। उसको ऐसा समझो कि एक अल्कोहल ऑलरेडी बेस होता है, उसका pH 7 से ज्यादा होता है, पर अल्कोहल से H+ और हटा दिया, मतलब ऑलरेडी बेस था, pH 7 से ज्यादा था, उससे H+ भी हटा दिया, तो बेसिक स्ट्रेंथ एब्रप्टली और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर स्ट्रॉन्गर बेस है तो इस केस में अगर ये पूरे के पूरे पार्ट को कंसिडर करें हम लोग, तो नीचे वाले पार्ट में अल्कोहल दे रखा है और ऊपर वाले पार्ट में C2H5O- दे रखा, मतलब हम लोग अल्कोहलिक बेस की बात कर रहे हैं। अगर अल्कोहलिक बेस होगा तो E2 एलिमिनेशन फॉलो करेंगे, SN1 E1 कुछ नहीं होगा, E2 एलिमिनेशन होगा। तो जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन है वो अल्फा कार्बन, उससे हटाए 2 बीटा कार्बन, अगर बीच वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे तो ज्यादा स्टेबल अल्कीन बनेगा, मतलब यही पार्ट अपना मेजर प्रोडक्ट बनेगा। मैकेनिज्म वाला पार्ट आराम से E2 कंसिडर कर सकते हैं। तो हम लोगों को थोड़ा डायनेमिक होकर के सोचना पड़ेगा कि हम लोग का रिएजेंट क्या है और रिएजेंट के हिसाब से कौन से पार्ट को कंसिडर कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम लोग C2H5O- नहीं देते तो हम लोग का इस तरीके का रिएक्शन निकल के नहीं आता। हाँ सुधांशु, सुधांशु कॉल कर रहा है? अच्छा नहीं, दूसरा सुधांशु कॉल कर रहा है। नोट कर लो इस चीज को। आवाज आ रहा है ना तुम लोगों को? ओके। मतलब मेरे फोन में अगर किसी का कॉल आता है तो मेरा क्लास चल रहा होता है, मेरे फोन में दिक्कत नहीं होता है, लेकिन किसी दूसरे के फोन में अगर कॉल आता है तो उनका जूम का मीटिंग रुक जाता है। पता नहीं क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में जैसे एक तो कार्बन का डिग्री 1 है, तो 1 डिग्री में हम लोग का प्रेफरेबली SN2 वाला पार्ट होना चाहिए, E2 होना चाहिए, बट मीडियम पोलर प्रोटिक दे रखा, कोई हीटिंग नहीं दे रखा, तो SN2 दिख रहा है। लेकिन कभी कभी इस तरह का भी केस आता है, AgNO3। AgNO3 वाला पार्ट के साथ एक अच्छा पार्ट ये दे रखा है कि Ag+ वाला पार्ट आराम से Br- के साथ कंबाइन करके AgBr प्रेसिपिटेट बना सकता है। तो ये जो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन है, ये प्रेसिपिटेशन वाला पार्ट हम लोग के कार्बोकैटायन को काफी ज्यादा स्टेबलाइज कर देता है, मतलब कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज भी नहीं करता। इनफैक्ट अगर हम लोगों को एक कंपाउंड से थोड़ा अनस्टेबिलिटी मिलते हुए भी एक सॉलिड का फॉर्मेशन मिल जा रहा है, तो वो सॉलिड कंपाउंड का फॉर्मेशन कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन को फिजिबल बना देता है। तो इस तरह के केस का ध्यान रखना है। अगर AgNO3 वाला पार्ट दे रखा तो AgBr के फॉर्मेशन के वजह से, मतलब एक सॉलिड प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के वजह से हम लोगों का SN1 रिएक्शन फिजिबल हो जाएगा, क्योंकि Br- चाहिए इसको। जब तक Br- नहीं बनेगा तब तक AgBr नहीं बनेगा। तो जब तक वहां से Br- हटेगा नहीं तब तक ये रिएक्शन नहीं होना है। और एक बार अगर Br- वाला पार्ट हट गया तो कार्बोकैटायन बनना ही बनना है। और अगर कार्बोकैटायन बन गया तो SN1 रिएक्शन तो बाय डिफॉल्ट होगा, क्योंकि कार्बोकैटायन बनने से तो SN1 रिएक्शन होता है। तो कार्बोकैटायन बनने के बाद यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होने के बाद यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, फिर H2O का इसमें एडिशन करेंगे हम लोग और H+ का रिमूवल करेंगे, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में आराम से यहाँ पे अल्कोहल वाले पार्ट का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में ये हम लोगों के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। AgNO3 के इस तरह के केसेस का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 6। कितना टाइम बच गया है? अच्छा टाइम है अभी तो। और जो तुम्हारा जो वर्कशीट है वो हो सकता है कि हम तुमको आज तो हम नहीं दे पाएंगे, या हो सकता है अगर अगर फुर्सत में तो हम आज भी दे देंगे। कल हम वर्कशीट नहीं देंगे क्योंकि कल हम थोड़ा छुट्टी लेंगे, कल एकदम स्क्रीन हम नहीं देखने वाले, मतलब स्क्रीन टाइम ऑफ रहेगा। अगर कल नहीं दिए तो परसों एक बार हमको मैसेज मार देना, फिर कल रात में एक बार मैसेज जरूर मार देना
ताकि परसों मॉर्निंग के टाइम पे हम सबसे पहला काम वर्कशीट वाला काम कर ले। तो तुमको परसों ये चीज भेज देंगे। उस वर्कशीट को अगर सेम डे क्लास है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको सॉल्व कर लेना और नेक्स्ट अगला जो क्लास होगा उस दिन तुम लोग आराम से डाउट पूछ लेना उस चीज का। बट वो वर्कशीट जो देंगे उनको अच्छे से सॉल्व करना, वो तुम्हारे अल्काइल हैलाइड के पूरे टॉपिक को कवर करेगा। उसमें कुछ रिएक्शंस को छोड़ दे जो SN1 SN2 E1 E2 से रिलेटेड नहीं है, उसको पूरे वो कवर करेगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अल्कोहल वाले पार्ट के रिएक्शन, अल्कोहल एंड ईथर, इन दोनों का रिएक्शन शुरू करेंगे आराम से। एक और रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, उसको ईथर वाले ही टॉपिक के प्रिपरेशन में डाल देंगे, उसको हम यहाँ पे रिएक्शंस में नहीं डाल रहे हैं। इसके बाद मान लो अगर ये कंपाउंड दे रखा और इसका रिएक्शन हम लोग के साथ दे रखा है जिंक के साथ हीटिंग का, तो सबसे पहले रिएजेंट देख के पहचानना पड़ेगा कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो रिएक्शन वाले पार्ट में विस्नल डाइहलाइड है और जिंक दे रखा। इस तरह के केस में हम लोग का डी हैलोजिनेशन रिएक्शन होगा, और अगर डी हैलोजिनेशन रिएक्शन हुआ तो एलिमिनेशन तो E2 फॉलो होगा बाय डिफॉल्ट बोल सकते हैं। और उसमें करना कुछ नहीं है, हेलोजन हटेगा, दूसरा हेलोजन हटेगा, और जिन दोनों कार्बन से लिविंग ग्रुप हटा वहां के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। मतलब डी हैलोजिनेशन रिएक्शन में आराम से एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। ध्यान एक चीज का रखना है, एंटी एलिमिनेशन है, मतलब ये दोनों ग्रुप एंटी पोजीशन पे होने चाहिए, बट क्योंकि इस क्वेश्चन में दोनों को नॉर्मल लाइन पे दिखा दिया तो एलिमिनेशन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट एंटी एलिमिनेशन का ध्यान रखते हुए काम करना है हम लोगों को। नोट कर लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 वाले पार्ट पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 8 वाले पार्ट पे हम लोग NaI के साथ एसीटोन यूज कर रहे हैं। तो दो जगह बताया था, फिंकलस्टाइन रिएक्शन और दूसरा E2 एलिमिनेशन में डी हैलोजनेशन, लेकिन एक ही हैलोजन है। अगर एक हैलोजन है तब हम लोग हैलोजन एक्सचेंज मेथड में आराम से फिंकलस्टाइन रिएक्शन वाले पार्ट को कंसिडर करते हुए काम करेंगे। और फिंकलस्टाइन रिएक्शन में हम लोग का SN2 रिएक्शन होता है। अगर SN2 रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में जिस कार्बन के ऊपर क्लोरीन है उसके जगह पे आयोडीन आ जाएगा, और हाइड्रोजन वाला पार्ट और दोनों में आपस में एक स्विचिंग करा दो, मतलब हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में रहेगा, आयोडीन वाले पार्ट को राइट साइड में कंसिडर कर सकते हैं। ये अपने फिंकलस्टाइन रिएक्शन का पार्ट है। बट अगर मान लो हम ये सवाल देते हैं, अभी नोट मत करना, ये सवाल अगर देते हैं और इसका रिएक्शन NaI के साथ कराता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो एक चीज देखो, यहाँ पे ऊपर वाले केस में केवल एक ही हैलोजन था, जबकि नीचे वाले केस में दो हैलोजन्स है, और दोनों हैलोजन्स वाले पार्ट जस्ट बगल वाले कार्बन के ऊपर अटैच्ड है, मतलब हम लोग का विसिनल डाइहलाइड है। और अगर विसिनल डाइहलाइड होगा तब NaI एसीटोन वाले पार्ट में हम लोग आराम से E2 एलिमिनेशन करा सकते हैं, डी हैलोजिनेशन वाला पार्ट। तो E2 एलिमिनेशन कराते वक्त हम लोग क्या करते हैं, तो दोनों हैलोजन्स प्लस दोनों लिविंग ग्रुप को इस पोजीशन पे डालते हैं। तो एक कार्बन को अल्फा कार्बन मान लिया, दूसरे कार्बन को बीटा कार्बन मान लिया। अल्फा कार्बन पे लिविंग ग्रुप ठीक पोजीशन पे है, बीटा कार्बन पे लिविंग ग्रुप ठीक पोजीशन पे है, तो इन दोनों को यहाँ से हटाया हम, और हटा करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कराएंगे। तो अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। अल्फा कार्बन के ऊपर H है और CH3 है, और जो ग्रुप ऊपर होता है उसके सामने डबल बॉन्ड के एक साइड नीचे वाले ग्रुप में हाइड्रोजन को डालेंगे। तो H के सामने नीचे के H को डाल देंगे, तो CH3 के सामने CH3 डाला जा सकता है। सेम रिएजेंट है लेकिन एक हैलोजन था। वो भी एक और चीज ध्यान रखना है, E2 एलिमिनेशन या डी हैलोजिनेशन तभी होगा जब बगल वाले कार्बन पे हैलोजन होगा। उसके पीछे एक रीजन है जिसको हम लोग थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन अगर बगल वाले कार्बन के ऊपर हैलोजन है तभी एलिमिनेशन होगा, अदरवाइज दोनों कार्बन पे, मान लो कि पहला दूसरा पे ना होके पहला तीसरा पे हैलोजन है, तो पहले पे SN2 होगा, दूसरे पे भी SN2 होगा। जब तक बगल वाला कार्बन ना हो तब तक E2 एलिमिनेशन नहीं कराएंगे। इन रिएक्शंस का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। बाकी हम लोग मिसलेनियस रिएक्शंस वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन देंगे, उसका सॉल्यूशन होगा, तुमको खुद से देखना उस चीज को, उसका मैकेनिज्म भी हम मेंशन करेंगे। बट क्वेश्चंस को ढंग से अटेम्प्ट कर, सॉरी आवाज छूट गया ना मेरा, क्वेश्चंस होगा और उसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चंस को अपने कॉपी से
ढंग से अटेम्प्ट करना, सीधा सॉल्यूशन मत देखना। अगर सॉल्यूशन सीधा देखेंगे तो नहीं सीख पाएंगे इस चीज को। क्वेश्चन को सॉल्व करना, और क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ये चीज सोचना कि हम अपने कॉपी से अगर इन सब कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करने की कोशिश करें तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हुए क्या चीज कर सकते हैं। तो उसमें ऐसा कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन देगा उस क्वेश्चन से एसोसिएटेड जो 4 रिएक्शंस बताए, उन 4 रिएक्शंस वाले पार्ट को एसोसिएट करना और ये देखना कि कौन सा मैकेनिज्म है। जो भी मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म के रिएक्शंस के एग्जांपल्स को देखना और वहां से प्रोडक्ट बनाना। तब उसके बाद जो हम सॉल्यूशन दे रखे होंगे उसको सॉल्व करने की, उसको देखने की कोशिश करना। तब ये कंसेप्ट अपने आप समझ में आएगा कि तुमको हर एक केस में कौन से टाइप का रिएक्शन कंसिडर करते जाना है। और अगर कोई डाउट है किसी को तो आराम से पूछ लेगा। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो, और नहीं तो जो वर्कशीट देंगे उसका हमको एक बार रिमाइंड करा देना, कल रात में एक बार मैसेज मार देना व्हाट्सएप पे। कोई भी हम वर्कशीट आज नहीं देने वाले, अगर आज दे दिए तो बहुत अच्छी बात, बट अगर हम किसी काम में बिजी रह गए तो नहीं देंगे। कल हम बिल्कुल नहीं देने वाले वर्कशीट, कल हम एकदम स्क्रीन ऑफ रखेंगे। कल जे एडवांस का एग्जाम भी है, तो हो सकता है हम सेंटर पे घूमने फिरने जाए, और परसों हम मॉर्निंग में जब खाली होंगे तो वर्कशीट वाला काम कर देंगे। अगर छाप लिया होगा तो फिर क्लास आज के लिए एंड करते हैं, और अगर कोई डाउट है तो बेहिचक पूछ लो। कोई भी डाउट है तो बेहिचक पूछ लो, डाउट नहीं है तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बताओ रे लड़का लोग, कोई डाउट है किसी को? लड़की लोग भी बता सकती है। मुस्कान बची है यहाँ पे? हाँ मुस्कान तो है। मुस्कान कोई डाउट? ये कुछ बोलती ही नहीं है, इसका माइक ही गायब रहता है। चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में अल्कोहल एंड ईथर वाला पार्ट आराम से शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।